नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आजादी की पूर्व संध्या पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लगातार 3 दिनों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के असली हीरो की कहानी बता रहे थे और कैसे उनके साथ छल हुआ उस पर विमर्श कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार सतीश चंद्र मिश्र जी लखनऊ से लगातार अपने शोध से आपको वो गुत्थी सुलझा रहे हैं जो सचमुच भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के असली वीरों को साइड करके रखा गया। हम सीधे जुड़ते हैं सतीश सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। कुछ तकनीकी दिक्कतें हो गई थी, हाँ, जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ा अपना नोटिफिकेशन। सर, 3 दिनों से लगातार आपने वो तथ्य खोल करके रखे हैं उन साक्ष्यों और सबूतों के साथ जो किताबी पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर तो है, लेकिन लोग उससे अनजान रहे। स्वतंत्रता संग्राम के जिन असली हीरो का सम्मान होना चाहिए वो इतिहास के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दिए गए। वो तमाम चीजें हमने जाने। कैसे इस देश में सिर्फ गांधी और नेहरू को हीरो बनाया गया, इसे हमने समझने की कोशिश की। स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर अब यह जाने की, दरअसल भारत के रक्षा मंत्री बनाकर के नेहरू ने जो पूरा मंत्रिमंडल सजाया था उसमें उनका वो रक्षा मंत्री क्या था, और सही मायने में जिसे हम और आप ये समझने की कोशिश करते रहे कि इस भारत की आजादी में, आजाद होते हुए इस देश में जिस नेहरू को ये कहा गया कि आधुनिक भारत का निर्माता है, उस नेहरू ने आजाद भारत में उनके कारण भारत अराजकता का शिकार कैसे हो गया सर? नेहरू की अराजकता का कैसा तांडव इस देश ने झेला है और आज तक हम झेल रहे हैं। मनीष जी, अभी दर्शकों से बताऊंगा तो वो भी सहमत हो जाएंगे हम लोगों की बात। नेहरू ने कैसी अराजकता, कैसी मनमानी, और ये नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं। मनीष जी, नेहरू ऐसी तानाशाही और देश को बर्बाद कर देने वाली तानाशाही कैसे इस देश में हुई, इसका इसकी शुरुआत मनीष मनीष जी आज ही के दिन हुई थी, 14 अगस्त। ये 14 अगस्त, 15 अगस्त को रात में 12 बजे जो आजादी मिलने वाली थी, उससे पहले नेहरू क्या कर रहा था, इस बात को ये बहुत कम कर अपने यहाँ तो खैर कोई जिक्र ही नहीं कर सकते, पाप हो जाएगा अगर कोई ऐसी हो। मनीष जी, जरा पहले वो फोटो दिखा दीजिए उस पिक्चर की और वो नेहरू की किताब की, तो बात शुरू करूं आज 14 अगस्त से। बिल्कुल। दर्शकों, मैं तो चौंक गया। खैर, ये तस्वीरें तो कई बार चीजें सामने आती है कि किस तरह से नेहरू के दौर में इस देश में अराजकता का माहौल रहा और उसको साक्ष्यों के साथ कैसे छुपाया गया। ये मनीष जी, तस्वीर तो ये तो किताब है इंडियन समर, ये 2007 में आई थी। ये नहीं मनीष जी, जो पिक्चर वाला पोस्टर है, जी। ये पोस्टर हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें। उस महिला का फोटो, ये सन 47, ये अंग्रेजी पिक्चर का फोटो है, माय फेवरेट ब्रूनेट। ब्रूनेट का मतलब जानते होंगे लोग। मनीष जी, ये पिक्चर है, ये 1947, 14 अगस्त 1947 को, जब 15 की रात हमें आजादी मिलने वाली थी, 15 अगस्त की, उससे कुछ घंटे पहले शाम को ये पिक्चर वायसराय के हाउस में दिखाई जा रही थी। नेहरू, एडविना माउंटबेटन इस पिक्चर का आनंद ले क्या रहे थे। क्या बात है! आधुनिक जरा भारत के निर्माता। ये और ये बस समझिए कि आज 14 अगस्त 1947 को लाखों लोग इस घर से उस घर, अपना घर द्वार छोड़ के आ रहे थे। पाकिस्तान में कत्लेआम हो लाशें थी, रहा था। कत्ले आम हो रहा था। हाँ, सही शब्द अब आपने इस्तेमाल किया, कत्ले आम हो रहा था। उस समय वायसराय के हाउस, उस बंगले में, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वहीं तो वो रहता था। तो वहां पे ये पिक्चर देखी जा रही थी, माय फेवरेट ब्रूनेट। और उसके कुछ घंटों बाद नेहरू, और उस भाषण की बड़ी चर्चा होती है। ये डेस्टिनी विद, क्या था देखिए, मैं तो उसका भूल जाता हूँ। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो हम्म। यही मेरे ख्याल से उसका भाषण का हेडिंग है। वो भाषण, उसका बड़ी चर्चा होती है, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले, 2 4 5 घंटे पहले, ये लोग क्या कर रहे थे,
ये नेहरू पिक्चर दिखाई नेहरू वो जा रही कह रहे थे कि जब आज पूरी दुनिया सोई हुई है, भारत जाग रहा है, ऐसा करके है, भारत का भाग्य जाग रहा है, ऐसा करके वो हाँ उसने भाषण दिया, हाँ उन्होंने दिया। हाँ। आधी रात को तो जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत का भाग्य जाग रहा है। हाँ, तो ये पिक्चर दिखाई जा रही थी 14 अगस्त को वायसराय के हाउस में। मतलब पिक्चर में उस महिला की चित्र आप देख लीजिए तो अपने जी आप जी बहुत जी। कुछ। तो आजादी मिलने के पहले ही अराजकता का तांडव शुरू हो चुका था। और मनीष जी, उसके बाद हम जब आजादी हमें मिली है, किसी देश की जो नींव होती है वो शिक्षा होती है। आधुनिक युग में हमारे जो पहला प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या, पहला प्रधानमंत्री का पहला शिक्षा मंत्री था उसका नाम क्या था मनीष? दर्शक दर्शक जरा दोहराएं, फिर अभी मैं बताऊंगा तो चौंक जाएंगे आप लोग। जी जी। ये ये आपका शिक्षा मंत्री है। नहीं नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये ये इसका तो तो ये अभी। तो रक्षा मंत्री था, रक्षा हाँ, मंत्री था। ये रक्षा मंत्री है, इसका तो अभी, इसका किस्सा तो अभी बाद में शुरू करता हूँ। मौलाना आजाद देश का पहला शिक्षा मंत्री था। मैंने इसीलिए कहा ना, आपने भी कहा मौलाना आजाद, जरा उसका नाम सुन लीजिए क्या था। सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम था। ये सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, ये नाम था। ये तो अब मौलाना आजाद तो बात का गढ़ा हुआ नाम है। ये अरबी आदमी, और ये इसने स्कूली शिक्षा इसने गणित गणित विज्ञान भूगोल इतिहास ये इसने नहीं पढ़ा था। ये पूरी तरह से मदरसा में पढ़ा था, मदरसा प्रशिक्षित था, वहीं वहीं पे शिक्षित हुआ था ये। और इस मदरसा छाप सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया नेहरू ने। और किस कीमत पे बनाया मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि उस समय, जिस समय देश को आजादी मिली, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जय कृष्ण मूर्ति, सीवी वेंकट रमन, सत्येंद्र नाथ बोस जैसा भौतिक शास्त्री, विद्वान। गणितज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ख्यात के, मतलब आधा दर्जन ऐसे लोग थे जो वास्तव में इस देश के शिक्षा मंत्री बनने योग्य थे। मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसने राजदूत बना के भेज दिया, और देश की शिक्षा की बागडोर उस मदरसा छाप को दे दी गई। और ये किस टाइप का व्यक्ति था, सबसे खास बात यह है कि मदरसा छाप, और कितना जहरीला था ये आदमी। ये इसके वो बातें कोई बताता ही नहीं है मनीष, उन बातों का कोई जिक्र ही नहीं होता। जब ये 47 के बाद दिल्ली में दंगे बहुत चरम पे थे, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एक सरदार जी थे, तो ये सरदार पटेल के पास गया, वो गृह मंत्री थे। ये मौलाना आजाद सरदार पटेल के पास गया और इससे कहा कि ऐसा है कि इस सरदार को हटाओ इसकी पोस्ट से, और इसको दंडित करो। और कारण उसने बताया कि दिल्ली के मुसलमान बहुत नाराज हैं इस पुलिस कमिश्नर से, सख्ती कर रहे थे वो। तो खैर सरदार पटेल ने इसको डांट के भगा दिया। सरदार पटेल के सामने इसकी कोई औकात थी नहीं, नेहरू इसको खोपड़ी में जी। बैठाए थे, सरदार पटेल इसको जो है अपने नोक पर मौलाना को जूते मार के भगाया वहां से। भगाया उन्होंने। लेकिन ये बाज नहीं आया बनी, ये बाज नहीं आया। मैं इसकी प्रवृत्ति बता रहा हूँ कि कैसे आदमी के हाथ में शिक्षा की बागडोर थी। उसका कुछ महीनों बाद ये फिर पहुंचा सरदार पटेल के पास, अब की एक नई मांग लेके पहुंचा। इसने कहा कि साहब एक कानून बनाइए कि देश देश छोड़ के जो पाकिस्तान चले गए हैं मुसलमान, उनके जो मकान या जमीन है वो केवल मुसलमानों को ही दी जाए। ये यहाँ जो रह गए हैं मुसलमान, उन्हीं को वो जमीन और मकान दे दिया जाए, कोई और उसको ना ले। मतलब जरा सोचिए, जिसको हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, शत्रु संपत्ति, मतलब वो है। तो वो जो गद्दार जो देश के टुकड़े करके पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्ति से इसको इतना सांप्रदायिक लगाव था इस मौलाना आजाद को। खैर ये फिर ये जूते खाने थे इसको, फिर ये सरदार पटेल से जूते खा के वापस लौटा। इसकी मांग नहीं मानी गई, उन्होंने डांट के इसको फिर भगा दिया। ये सब पुराने उनमें सब इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन ये इसकी इन करतूतों को कोई बताता नहीं है। और ये अरब से आया था, ये यहाँ पे जो खलीफत आंदोलन था, जिसको खिलाफत खिलाफत इन्होंने जानबूझ के नाम बदल दिया। वो कायदे से वो खिलाफत आंदोलन कोई आंदोलन ही नहीं था, वो खलीफत आंदोलन था, जो तुर्की के खलीफा के लिए हो रहा था कि तुर्की में
इस्लाम का ही शासन होता रहे, इस्लामिक पद्धति से ही वहां शासन हो। वो कमाल पाशा ने उसको जब पलट दिया था तख्ता, उसके लिए यहाँ जूझ रहा था, हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा था, और गांधी या नेहरू ने इसको उठा के खोपड़ी में बैठा लिया, और उसके बाद इसको शिक्षा मंत्री बना। मतलब 11 साल ये आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री रहा। समझिए इसने कैसा नाश काटा था। मैंने कहा ना कि अराजकता का तांडव हुआ। और मनीष जी, जरा कल्पना करिए कि इस मदरसा छाप के बजाय अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के शिक्षा मंत्री हुए थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो दर्शक न परिचित हो उनको बता दूं कि आज ये जो भारतीय विद्या भवन पूरे देश में फैली हुई है, शाखाएं इसकी, ये भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। तो एक आदमी ने अपने व्यक्तिगत स्तर में जितना इतना कर दिया, क्या उनका विजन था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का शिक्षा को लेके, उनका उनको उनको गवर्नर बना दिया इसने, ताकि कोई पब्लिक उनसे उनका मतलब ही ना रह समझ ना जाए, सके, एकदम साइड लाइन हो जाए। एकदम साइड लाइन हो जाए। और वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सत्येंद्र नाथ बोस, इस टाइप के लोगों को, सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में, लेकिन वो नेहरू को शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं लगे। नेहरू को वो नहीं लगे कि ये इस देश के शिक्षा मंत्री, क्यों? वो गुलाम रखना चाहते थे इस देश को अनपढ़ रखना चाहते थे, गंवार रखना चाहते थे, और वो शिक्षा में कोई सुधार नहीं चाहते थे। तभी तो नेहरू परिवार 50-60 साल बचा, क्योंकि लोगों को जागरूक किया ही नहीं, उनको इस लायक छोड़ा ही नहीं था उन्होंने, और ना वो चाहते थे। और 11 साल ये आदमी रहा। समझे कैसा सत्यानाश इसने इस देश की शिक्षा का किया। तो मतलब ये ये तो पाप नेहरू तब कर रहे थे जब इस देश का विभाजन सिर्फ और सिर्फ मजहब के आधार पर हुआ। हाँ, मतलब जिन लोगों ने इस्लाम, जिन मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, मतलब, और ये देश कोई इस आधार पर नहीं बता था कि हिंदू बहुल इलाका पाकिस्तान हो गया, हिंदू को अलग के लिए एक अलग देश और मुसलमानों के लिए अलग देश। ये इस आधार पर जिस देश का विभाजन हुआ, नेहरू उस देश के साथ ऐसा पाप कर रहे हैं। नहीं तो पाप पाप, मैंने कहा अभी जो आपको पोस्टर दिखाया, दर्शकों ने देखा होगा, मनीष जी, वो रोमांटिक सेक्स कॉमेडी है वो। यानी जब देश में लाशें बिछ रही थी, उस समय वायसराय हाउस में रोमांटिक सेक्स कॉमेडी कॉमेडी चल रही थी। जरा गौर करिए, क्या इनका मानस था, ये क्या सोच रहे थे, इनके दिमाग में था क्या? कल्पना करिए तो खून खौल जाता है कि इस तरह के लोग हमारे देश के वो बन गए, कर्ता धर्ता बन गए, इनके हाथ में बागडोर चली गई, और सब लगे झंडा उठा रहे कि चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ये इनकी, और उसका मनीष जी, अभी जो अगला प्रकरण बताने जा रहा हूँ इस देश के शिक्षा मंत्री का, वो और शर्मनाक, और सारे इनके पत्ते पूरे खोल देता है। मैंने कहा ना कि आज 14 अगस्त है, कल हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमारे साथ कैसे पाप हुए इस देश के साथ, ये आज जानना बहुत जरूरी है मनीष।